चलो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है अपन को ना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा टॉपिक, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन पार्चुरेशन, लैक्टेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे। क्या क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओव हाँ, स्ट्रक्चर मैंने देख लिया। चल देखिए, मैं बता, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के ऊपर सबसे ऊपर क्या है अपने पास? स्फेरिकल। तो इस यही रिवाइज करके चलो चलते हैं। देखो, स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब स्फेरिकल है और नॉन मोटाइल है, ठीक। अबाउट डैश मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर होगा? 0.2 मिलीमीटर है, डैश मिलीमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ थ्री मेम्ब्रेन होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर की, अंदर की, सबसे अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर जोना पेलोसिडा, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, मतलब जोना पेलोसिडा, हाँ पेलोसिडा, एंड देन कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा, है ना। तो ये था अपना एग का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, है ना। फिर चलते हैं अपन इसमें डिफरेंसेस। तो अपन ने प्रोसेस पढ़ी तो डिफरेंस आ गया, बस एक प्रोसेस, एक ज़्यादा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला oogenesis का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ शुरू होता है? प्यूबर्टी में, लेकिन ये कहाँ स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हैं, और बाकी के डिफरेंसेस तो नॉर्मल है कि भैया ये टेस्टिस में होगा, ये ओवेरी में होगा, ये लिमिटेड ग्रोथ फेस होता है, ये एलेबोरेटेड होता है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल होता है, ये चार स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर एक ही ओवम बनता है। ये सबको नॉर्मल से सिंपल से है ना। और पोलर बॉडी नहीं बनती, यहाँ बनती है, ठीक। ये है, तो एक ही डिफरेंस ज़्यादा जरूर इंपॉर्टेंट है, कौन सा? लास्ट वाला। हाँ, पोलर बॉडी इसमें नहीं बनती, स्पर्म फॉर्मेशन वाले में नहीं बनती, इसमें बनती है, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस नॉर्मल से हैं। अब एक और अच्छा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखते हैं, थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ध्यान देना पड़ेगा। इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी टू डैश मीनो शिट बोर्ड, मोबाइल चार्ज पे लगा है। मोबाइल चार्ज पे लगा है। इट इज़ द साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, फ्रॉम प्यूबर्टी टू डैश ऑफ द वुमेन, मतलब प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ऑफ द वुमेन्स लाइफ के, मतलब प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक चलता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरेशन इज 28 to 29 days। तो इट्स ड्यूरेशन इज डैश टू डैश डेज, यही पूछते हैं। फिर इसके बाद इसका मतलब ये हुआ, अगर 28 to 29 डेज, इसका मतलब मंथ तो हो ही नहीं पाता होगा, तो वो तो फिर डेट, हाँ फुल मंथ भी कहाँ हो पाता है, और किसी किसी का तो ऐसा रहता है 26 रहता है, 26, 25, 27, इट्स नॉट अ फिक्स्ड डेट। ओके। अप्रोक्सीमेटली के आसपास पहले भी बाद में भी कभी, और इस डेट पे 28 के अकॉर्डिंग देखें तो हर मंथ फिर 2 डेज खिसक के वो, हाँ ठीक है। राइट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट में भी दिखती है वो, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर डैश प्राइमेट्स, मतलब बंदर टाइप। इसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड्स डैश साइकिल, प्राइमेट्स में अपने बंदर ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, काऊ वो भी आएंगे ना। प्राइमरी मतलब काऊ वगैरह तो आएंगे, सो एनिमल्स आएंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड्स डैश साइकिल एंड डैश साइकिल and dash cycle, ovarian cycle and uterine cycle, changes in the uterus, oviduct and vagina and changes in the ovary. Menstruation cycle has the following phases। तो पहला फेज कौन सा होता है? menstrual phase। तो menstruation occurs if the release of ovum is not fertilized। menstruation कब होता है?
जब रिलीज ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता। इज रिलीज ओवम ए डैश, रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। One second. अरे बोर्ड गिर गया था यार, उसको सही करना। बोर्ड गिर गया था तो हिल रहा है, 1 सेकंड में सही कर दिया। राधे अगेन। ठीक है, बहुत सारी पंचायत हो जाती है। वो गोर गिर गया था पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का। स्टार्ट्स विद, तो आपने देख लिया साइकिल स्टार्ट विद ब्लीडिंग, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स जब द रिलीज ओवम इज डैश, तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर कब होता है? जब रिलीज ओवम कैसा होता है? नॉट फर्टिलाइज, फर्टिलाइज नहीं होता है ना। इट रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमीट्रियल लाइनिंग, तो इट पॉइंटर्स हो गया तो फिर क्या बोलते हैं ब्रीडिंग। हाँ मतलब यदि एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर ब्लीडिंग फिर नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ, कौन सी मेम्ब्रेन टूट जाती है अपनी, मतलब जो फीमेल्स मतलब कौन सी मेम्ब्रेन टूट जाती है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग, है ना। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो रैप्चर हो ब्रेक डाउन हो जाती है। एंडोमेट्रियल मतलब होता है उसके अंदर की, यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम। जो पेरीमीट्रियम था, एक मायोमेट्रियम था, एक एंडोमेट्रियम था। एंडोमेट्रियम टूट जाती है ना। एंड यूटेराइन, एक मिनट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूटेराइन ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं। डैश ब्लड वेसल्स भी टूटती, कौन सी ब्लड वेसल्स? यूटेराइन ब्लड वेसल्स दैट कम्स फ्रॉम थ्रू द, और कहाँ से ब्लड निकलता है? फिर वेजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है, नाउ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट डैश, क्या क्या इंडिकेट करती है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट व्हाट? एक सेकेंड, चलो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट डैश, इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। हाँ, इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू डैश एंड डैश। इसका मतलब श्योर तो नहीं है ना? जरूरी नहीं है कंपल्सरी। लेट्स मूव ऑन। डैश द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, डैश द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो डैश मतलब मीनार्क, है ना। तो सबसे पहला अपने पास क्या है? सबसे पहला अपन ने देखा था कि भैया द साइकिल कब स्टार्ट होती है? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होती है। कितने दिन चलती है? तो 3 से 5 दिन चलती है। फिर अपन ने बोला कि रिलीज ओवम इस कब होता है? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, जब, है ना। क्या टूटता है? एंडोमेट्रियम टूटता है। किसकी ब्लड वेसल टूटती है? यूट्राइन की ब्लड वेसल टूटती हैं। ठीक है, और कब नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन? कब नहीं हो सकता? प्रेगनेंसी में या फिर अदरवाइज स्ट्रेस और पुअर हेल्थ में। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बोलते हैं? मेनार्क में बोलते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट फेज। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमीट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है।
नाउ फॉलिकुलर नाउ फॉलिकुलर फेस या प्रोलीफरेटिव फेस, तो फॉलिकुलर फेस या डैश फेस, फॉलिकुलर फेस, हाँ प्रोलीफरेशन होता है ऐसा, प्रोलीफरेशन फेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे चलता है, 5th से 13th डे तक चलेगा ये, 5 to 13th day। हाँ 5 to 13 डे से चलेगा। क्या होगा इसमें, इसमें जो सबसे पहले 5th डे से स्टार्ट होता है, ये डैश डे से स्टार्ट होगा और 8 से 12 दिन में कंप्लीट होगा, 8 से 12 दिन में कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुएशन के बाद स्टार्ट होगा, हाँ 8 to 12 डेज, हाँ। इन दिस फेज, मतलब ये कौन सा पेज लेता है, इसमें होता क्या है? इसमें अभी आगे आएगा ना सब कुछ। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी ऑकर्स, तो क्या होगा इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, तो एक्शन ऑफ डैश, कौन से हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन का एग्जाम्पल होता है FSH और LH। फ्रॉम पिट्यूटरी, कहाँ से निकलते हैं ये दोनों, पिट्यूटरी से। एंड क्या स्टिमुलेट कर, अब देखो FSH क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्राफिन फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल है उनको डैश फॉलिकल बनाता है। एंड सीक्रेशन ऑफ डैश, कौन सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन को, ग्राफिन फॉलिकल ही करेंगे। तो ग्राफिन फॉलिकल को बनाता भी है और ग्राफिन फॉलिकल से ऑस्ट्रोजन सीक्रेट करवाएगा, हाँ क्योंकि ओवेरी है ना, ओवेरी करती है ऑस्ट्रोजन सीक्रेट और ओवेरी में होते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। नाउ अब ऑस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन बना है वो ऑस्ट्रोजन, जो ऑस्ट्रोजन लिखा है इसमें एस्ट्रोजन रहता है ऐसे, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोली, हाँ एस्ट्रोजन क्या करेगा, अरे भैया गरम पानी से हड्डी के लिए, गरम पानी के लिए रॉड। तो ऑस्ट्रोजन का करेगा सिक्रेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन बाय ग्राफिन फॉलिकल हो गया। अब ऑस्ट्रोजन का करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम, मतलब रिपेयरिंग का काम करेगा। तो प्रोलिफरेशन करेगा किसका, रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम का। और क्या, हाँ प्रोलिफरेशन करेगा। तो प्रोलिफरेशन किसका करेगा, रप्चर्ड क्या, रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम टूटा था उसको, मतलब हाँ एंडोमेट्रियम एक बार जब अपना पीरियड्स के टाइम जब वो फीमेल्स का, मतलब एंडोमेट्रियम टूट गया तो उसको पॉलिपेट से उसको बनाना, हाँ तो काम कौन करेगा, ऑस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन करवाएगा, हाँ है ना। तो स्टिमुलेट करवाएगा, और स्टिमुलेट तो करवाना। एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइन, और म्यूकस लाइनिंग भी उसका भी मतलब रैप्चर्ड, तो उसका भी प्रिलिफरेशन करवाएगा किसका, म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सिंपल है, सप्रेशन ऑफ FSH सीक्रेशन, कि जब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रोजन निकल जाएगा तो बाद में FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस भी कर देगा। तो सप्रेशन ऑफ FSH, सप्रेशन ऑफ डैश, मतलब ये खुद ही सप्रेशन कर देता है। हाँ क्योंकि वो निकल चुका, उसका काम हो चुका, तो और क्यों निकलवाएगा, इसलिए FSH को रोक देगा। यानी जिस हाँ 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 FSH से ही आया था ऑस्ट्रोजन, अब ऑस्ट्रोजन उसको सप्रेस करवाएगा। हाँ नाउ सीक्रेशन ऑफ LH, और LH का सीक्रेशन करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, हाँ यानी LH से बोलेगा LH अब तुम निकलो, है ना, तुम्हारी बारी आ गई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है, आगे आएगा जो कि है ना, वो ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज करना। हाँ तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने के बाद और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रिपेयर होने के बाद अब FSH से एस्ट्रोजन का सीक्रेशन, फर्दर सीक्रेशन रुककर LH का सीक्रेशन बढ़ेगा ताकि ओव्यूलेशन हो सके। मतलब एस्ट्रोजन और ज़्यादा ना निकले और रुक जाए उसका सीक्रेशन ऑस्ट्रोजन का, क्योंकि उसका काम हो चुका। अब LH निकले ताकि ओव्यूलेशन हो सके। अब मतलब क्या बोलते हैं, अब एस्ट्रोजन ने सब काम कर दिया, मतलब जो अपने एंडोमेट्रियम टूट गई थी उसको फिर से उसने हाँ रिपेयर कर दिया, और एग भी बन चुका। अब उसको रिलीज होना है एग को। हाँ और एक क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल वो करा दिया, और FSH से भी बोल दिया कि आप मत कराओ। हाँ तो FSH का काम था कि एस्ट्रोजन को बनाना, मतलब ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप करना, ताकि ग्राफिन फॉलिकल क्या बना सकें, एस्ट्रोजन बना सकें, ऑस्ट्रोजन, है ना। और फिर जब एस्ट्रोजन बन जाएगा तो एस्ट्रोजन FSH को सप्रेस कर देगा और LH को प्रमोट करेगा।
है ना। तो अब वो एग बन के रेडी हो गया। हाँ, एग रेडी हो गया, तो अब वो LH को प्रमोट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, हाँ, है ना। एग को बाहर हाँ, बाहर निकालना ओव्यूलेशन के लिए, है ना। और FSH को सप्रेस कर देगा, है ना। और फिर बाद में ओव्यूलेशन होगा, फिर अगेन साइकिल चलती रहेगी ऐसे ही, है ना। अब आता है थर्ड फेज, ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज एट 14th डे, कब हो गए? 14th डे है। तो 14वें दिन चलते हैं, अब कहाँ 14वें दिन देखते हैं क्या होता है। 14th डे, LH एंड FSH अटेन एट पीक लेवल। तो डैश एंड डैश अटेन एट अ पीक लेवल। डैश एंड डैश, हाँ, डैश एंड डैश अटेन अ पीक लेवल एट द मिडल ऑफ साइकिल एंड रैपिड हाँ, मिडल 14th डे। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH, रैपिड सीक्रेशन ऑफ डैश। मतलब 14th डे पे क्या बोलते हैं, जो एग है वो बाहर आउट होता है बहुत सारी मात्रा में, कि हाँ बहुत सारी मात्रा में 14th डे को आउट होता है एग। हाँ, एक ही एग होता है, एक एग रिलीज होता है एक बार में। हाँ, ओनली सिंगल एग इज रिलीज एट अ टाइम। एट अ टाइम सिंगल एग इज रिलीज्ड, ओनली सिंगल एग। मल्टीप्लाई होता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो पाता कभी कभी, मतलब वो दो बाइन्यूक्लिएट फेज में एक, मतलब ये दो सेल बन जाते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाते। कभी कभी बाय एनोमली हो जाती है ना, सेल डिवीजन में। अच्छा, तो इसलिए ठीक है, अब चलते हैं कहाँ। तो ये हो गया अपना ग्राफिन फॉलिकल। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सेल डिवीजन सही से नहीं हो पाता, गड़बड़ हो जाती है इसमें कुछ। मतलब 14th डे अगला, मतलब 14th डे एग आउट होगा। हाँ, एग आउट होगा, तो उस टाइम प्रेगनेंसी के ज़्यादा रिस्क रहेगा। हाँ, एग रिलीज होगा, है ना। तो इसको ओव्यूलेटरी बोल रहा है, ओव्यूलेटरी फेज, है ना। तो ये है। अब रैपिड सीक्रेशन ऑफ डैश induces rupture of Graafian follicle and thereby ovulation on the 14th day। तो किसका रैपिड सीक्रेशन ऑफ व्हाट? हाँ, रैपिड सीक्रेशन ऑफ व्हाट? LH induces the rupture of dash Graafian follicle and to release ovum, है ना, सिंपल। अब चलते हैं अपन कहाँ, सिक्रेटरी फेज। अब क्या होता है, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल टूटा और ओव्यूलेशन हुआ, हाँ, अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल टूटा और ओव्यूलेशन हुआ, सिक्रेटरी एंड ल्यूटियल फेज 15 to 28th डे, मतलब लास्ट के 7 डेज, 7 नहीं, लास्ट के मतलब 15, 10, मतलब 10-12 डेज हैं लास्ट के। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड डैश। यानी कि येलो कलर का एंडोक्राइन मास बनता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बन जाएगा? मतलब कोई कचरा नहीं बनेगा, ग्राफिन फॉलिकली कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएंगे। और वो क्या सीक्रेट करेंगे? प्रोगेस्टेरॉन। देन प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोगेस्टेरॉन मेक द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वस्कुलर एंड थिक एंड सॉफ्ट। तो क्या बनाएगा ये? एंडोमेट्रियम को मैक्सिमम वस्कुलर बनाएगा, थिक बनाएगा, मोटा मतलब, एंड सॉफ्ट, थिक एंड सॉफ्ट बनाएगा। दस द यूट्राइन गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। दस द यूट्राइन गेट रेडी फॉर डैश, मतलब काय की तैयारी चल रही है? प्रेगनेंसी की तैयारी चल रही है। हाँ, ताकि फीमेल के जो एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस है वो रेडी हो सके, गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। फिर इसके बाद डज द यूटेरस गेट रेडी फॉर डैश। डज द यूटेरस गेट रेडी फॉर डैश। अब इनहिबिट द FSH सीक्रेशन। अब देखो, इनहिबिट द FSH सीक्रेशन, इनहिबिट द FSH का अब कोई काम नहीं है, तो इनहिबिट्स द FSH सीक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एन सेकेंड ओवम। और मतलब देखो, सेकेंड ओवम ना बन पाए, सेकेंड एग ना बन पाए, एक ही एग बना है ना अब, तो एक एग बन चुका ना, सेकेंड एग ना बन पाए, इसलिए FSH को रोक देना ताकि नया फॉलिकल डेवलप ना हो। इसलिए FSH को इनहिबिट करना। वो तो सप्रेस कर रहा था लेकिन ये इनहिबिट कर रहा है, तो इनहिबिट द प्रोसेस एक काम करते हैं, जब वो एस्ट्रोजन अगर
एंड याद है तो सिर्फ एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द डैश सीक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ इन सेकेंड अभी। तो अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि FSH सीक्रेशन ऑफ FSH इज सप्रेस्ड बाय suppressed by or ऑस्ट्रोजन, बट सीक्रेशन ऑफ FSH इज इनहिबिटेड बाय progesterone. प्रोजेस्टेरॉन। इनहिबिटेड किससे होगा? प्रोजेस्टेरॉन से, एंड सप्रेस किससे होगा? एस्ट्रोजन से। फाइनली रोक देंगे उसको, ठीक है। देन इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अब देखो वेट चल रहा है, यहाँ एग वेट कर रहा है अभी फर्टिलाइज होने के लिए, कि एग वेट कर रहा है फर्टिलाइज होने के लिए, लेकिन मतलब इसने फुल व्यवस्था कर दी. हाँ फुल व्यवस्था हो रही है। मैक्सिमम वास्कुलर थिकनेस ऑफ द यस यस बना दी. एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है. ओके। अब ये जो एग है वो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो गया, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, इस स्टेज पर फर्टिलाइजेशन अगर ना हो, लेकिन अगर नहीं होता तो इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, कार्पस ल्यूटियम डैश कार्पस ल्यूटियम की डैश हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम डैश, हाँ तो डैश डीजेनरेट क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके लिए तो बना था वो। नाउ इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ डैश, मतलब बेचारा इतना मेहनत करता है और हमेशा डिजनरेट हो जाता है. अरे मर गए रे। चलो, if the fertilization does not occur, corpus luteum degenerates, corpus luteum dash, it causes disintegration of dash, it leads to the next dash and new cycle. What is the answer of this dash? Endometrium or maturation. हाँ, menstruation. It leads to the next menstruation and new cycle. अब if the woman become pregnant, all the events of menstrual cycle stops and there is no menstruation. अगर वुमेन डैश हो जाती है तो ऑल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डैश हो जाती है, ऑल द इवेंट्स उसके डैश हो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो डैश मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। फिर सिंपल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स, 50 ईयर्स में होती है, 50 ईयर्स में रुकते हैं। दिस इज कॉल्ड डैश, ठीक है। तो मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक की कहानी हो गई, 50 साल की वाली कहानी थी। फिर प्रेगनेंसी वाली केस भी देख लिया, सारे केस देख लिए, ख़त्म हो गया। अब डायग्राम पे चलते हैं। देखो अपन लोगों ने ना यहाँ पे छोड़ दिया था. वे क्या बोलते हैं? देखो डायग्राम में सबसे पहला मतलब ये डायग्राम बताना है. सबसे पहले क्या ना, एफ पिट्यूटरी हार्मोन, अच्छा हाँ बिल्कुल बहना। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है अपने पास? पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। तो FSH का लेवल कम है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मीडियम है, मतलब मीडियम है। फिर FSH धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। LH क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पर पहले तो FHS का हाँ तो ज़्यादा ही तो है, सारे काम करा. तो दिख है तो ज़्यादा, दिख मिडिल में ज़्यादा ही तो है। हाँ ज़्यादा है. हाँ फिर FHS कम हो जाएगा और LHS बढ़ रहा है। क्या बोलते हैं, LHS बढ़ता जा रहा है. हाँ फिर दोनों पीक पे आएंगे, एक लेवल पर आएगा, दोनों पीक पे आएंगे। FHS और LHS दोनों. हाँ क्योंकि भले ही सप्रेस हो रहा है, लेकिन पीक पे तो आएंगे दोनों पहले एक बार। बट अब तो अपन इनहिबिट कर रहे हैं. कार्पस ल्यूटियम नहीं बना अभी। हाँ अब कार्पस ल्यूटियम जैसे ही आगे जाके बन रहा है, येलो कलर का बना है नीचे, देखो उसके जस्ट नीचे, जैसे वो फ्लावर टाइप का बना कार्पस ल्यूटियम। अच्छा ये कार्पस ल्यूटियम हाँ, जब बनेगा हाँ, तब तो जाके अपना ये क्या सप्रेस बोलते हो हैं, जाएंगे। हाँ ये सप्रेस हो जाएगा पूरी तरीके, फिर दब गया पूरी तरीके से। मतलब प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हो रहा है. हाँ प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन ओव्यूलेशन पर तो दोनों पीक पर हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस ओव्यूलेशन के टाइम पे दोनों एकदम काय पे हैं, पीक पर, बल्कि दोनों के पीक पर आने से ही ओव्यूलेशन होता है। मतलब प्रेग्नेंट 14 डे में मतलब अगर 14 डे में ज़्यादा रिस्क होते हैं प्रेग्नेंट. नहीं, एग बनने के बाद जब तक वो वेट करता है वहाँ तक, मेंस्ट्रुएशन तक ही, मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले तक। कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं, मेंस्ट्रुएशन के 1 2 3 4 दिन बाद, 3 4 दिन तक रहते होंगे, जब तक कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद सही रहेंगे, मतलब अराउंड 14 to 17 डेज, 14 to 17 डे। आफ्टर मैच्योरेशन. नहीं, in the complete cycle 14 to 17 days. After ovulation 2 4 days, 4 दिन तक। जब LH और FHS पीक पे रहेंगे तब ज़्यादा रिस्क. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओव्यूलेशन एग तो है ही हमेशा, 4 दिन तक एग तो रहेगा ही। और FHS और LHS जब पीक
तो ओव्यूलेशन होगा, तब उसी के वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। मतलब ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा वो रहेगा क्या? ग्राफिन फॉलिकल को बहुत ज़्यादा LHRFSH मिल जाते हैं, उसकी वजह से वो रैप्चर हो जाता है, उसकी वजह से एग रिलीज़ होता है। अब एक बार एग रिलीज़ हो गया तो फिर उसका लेवल कम हो जाएगा LHFSH का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग तो रिलीज़ हो चुका, अब एग जब रिलीज़ हुआ उसके 14th डे से 17th डे तक चांसेस रहेंगे फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा। तो कंप्लीट साइकिल में 14 to 17 डेज चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल ठीक। नाउ अब चलते हैं अपन कहाँ, इस पर नीचे वाले डायग्राम में चलते हैं। नीचे वाले डायग्राम में क्या लिखा अपने पास, ओवेरियन में क्या चल रहा है, ओवेरियन इवेंट्स क्या होगा। सबसे पहले तो फॉलिकल कम डेवलप्ड है, फिर धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, एंड फाइनली मैच्योर फॉलिकल बन गए। मैच्योर फॉलिकल किसकी वजह से बना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH की वजह से बना है ऐसा। और यहीं से ऑस्ट्रोजन निकलने लगा, तो ऑस्ट्रोजन की वजह से ऑस्ट्रोजन निकलता है ना, ऑस्ट्रोजन की वजह से FSH सप्रेस हो जाएगा और LH प्रमोट होगा, और LH प्रमोट होगा, और LH प्रमोट होने के बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अभी इतने वेट करेगा, और वेट करने के बाद फाइनली डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा फाइनली। इसके बाद चलते हैं ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन में कैसे कैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले ओवेरियन में एस्ट्रोजन था नॉर्मली, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज हो जाएगा, उस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी पीक पर आ जाएगा अपने, यानी सारे हार्मोन लगभग पीक पर होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, है ना। के बाद ये सब हाँ, एग रिलीज होते टाइम मतलब 14th डे पर सब पीक पे होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है वैसे अच्छा। फिर जैसे कैपेसिटी बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन पीक पे जाएगा, मतलब दोनों हार्मोन रहेंगे अपने अपने अच्छे अच्छे लेवल पर, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये जैसे ही कैपेसिटी बनता है प्रोजेस्टेरोन पीक पर रहता है अपने। क्या बोलते हैं, मतलब जो एग रिलीज होते टाइम मतलब 14 डेज से ये सारे एस्ट्रोजन पीक पे जाएंगे दोनों। हाँ, 14th डे पर एस्ट्रोजन और LHS और FSH। और कैपेसिटी बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन अपने पीक पर रहेगा, फिर बाद में वो भी कम होने लगेगा। और अब चलते हैं नीचे, यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन मतलब यूट्रस में क्या होगा। यूट्रस में फर्स्ट टू थर्ड डे तो क्या हो रहा है, मेंसेस हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन फिफ्थ से लेकर 13 डे तक मेंस्ट्रुएशन मतलब फॉलिकुलर फेज हो रहा है। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में ग्राफिन फॉलिकल्स या फॉलिकल डेवलप होंगे, ऊपर जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है वो होंगे, मतलब प्रिपरेशन हो गया। हाँ, फॉलिकल्स और ओव्यूलेशन की प्रिपरेशन हो रही है। फिर 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, हाँ मतलब एग बाहर। हाँ। देन 15th to 23rd डे या फिर 15 टू पूरा लास्ट तक ही ये होगा अपना कौन सा ल्यूटियल फेस, यानी कार्पस ल्यूटियम बनेगा, थोड़े दिन रहेगा और उसका डीजनरेट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम जब टूट जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और ये ब्लड वेसल से कमजोर होकर टूट जाएंगी और एग भी रिलीज हो जाएगा। जब बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम जब टूट जाएगा, हाँ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम। हाँ, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो फिर से टूट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और एग भी रिलीज़ हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज़ हो जाएगा फाइनली। डन। अच्छे क्वेश्चन ये आएगा, यहाँ से मैं लिख दे रहा है इसको यहाँ पर, अभी PDF में लिख रहा हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि LH FSH और एस्ट्रोजन कब अपने पीक पर रहते हैं। LH FSH कब अपने पीक पे रहते हैं, 14 डे पे। हाँ, FSH और एस्ट्रोजन भी। LH FSH और एस्ट्रोजन तीनों का पीक पर रहेंगे अपने 14th डे पर। सुनना वार्डन मैडम आएंगी, मैं भी अटेंडेंस लगवा के आ रही हूँ। अटेंडेंस के लिए आई। ओके, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली डैश, यूज सैनिटरी नैपकिन एंड क्लीन होममेड पैड्स, यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड्स एवरी
after every 4 to 5 hours per requirement. Dispose the use sanitary napkins properly. Do not throw them in the drain pipe or toilet in open area. After handling the napkin, wash hand with the soap. तो कोई फिलअप नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं. फिर चलते हैं कहाँ, इसको काट दे रहे. No question from that paragraph. अब fertilization and implantation. During the copulation, semen is released by the penis into the vagina. It's called insemination. It's called dash. And during copulation, semen is released by the penis into the vagina. It is called dash. Insemination. And the fusion of sperm with ovum is called dash. It occurs in the fusion of the sperm with ovum is called dash. It occurs in the dash region of a fallopian tube. fallopian tube में 3 रीजन है. एम्पुलर रीजन अपने पास इस्थिमस था, एम्पुला था एंड इन्फेंडिबुलम था. हाँ, इस्थिमस, एम्पुला एंड इन्फेंडिबुलम. इन्फेंडिबुलम के ऊपर एम्पुलर रीजन है, एम्पुलर रीजन में होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. डायग्राम में है ये अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में एम्पुला था, इस्थिमस था, एम्पुला था, एम्पुला में एम्पुलर रीजन में. ये तो मुझे पता है मुझे याद है मेरे को अच्छे से. नाउ याद है मेरे को अच्छे से. याद है शिवा. क्या देख रहे हो? फिर से बोलना प्लीज. then a pathway of the fusion of the sperm with ovum is called fusion of sperm. Fusion of sperm with ovum is called dash fertilization, and it occurs in dash region of the fallopian tube. Which region? Ampulla. And sperm then flow is sperm and फ्लो कहाँ होगा? स्पर्म से वेजाइना, फिर सर्वाइकल कैनाल, फिर यूटेरस एंड देन इस्थमस, देन एम्पुलर रीजन में आएंगे दोनों, फर्टिलाइजेशन होगा. अच्छा, ये भाई रास्ता दिया है इसने. ओ भाई साहब, स्पर्म जो है वो स्पर्म आएगा वेजाइना, वेजाइना से फिर वो सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल से यूटेरस एंड यूटेरस से इस्थमस एंड इस्थमस से एम्पुलर रीजन. ओके. और एग फिम्ब्रिये से होकर इन्फेंडुलम से एम्पुलर रीजन में आएंगे दोनों, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा. ठीक, क्लियर है कहानी. अब यहाँ पे डैश बनाना पड़ेंगे ना. तो एम्पुलर रीजन स्पर्म फ्रॉम वेजाइना, फिर डैश. स्पर्म देन वेजाइना देन डैश देन यूट्रस देन डैश, फिर देन एम्पुलर रीजन तो है ही. और ओवम फिम्बरी की क्रॉस करके जाएगा डैश में, फिम्बरी के थ्रू जाएगा डैश में, इन्फेंडिबुलम में जाएगा. देन fertilization happens only if the ovum and sperm are transported simultaneously, so all the copulation do not lead to the fertilization and pregnancy. So all the copulation do not lead to the fertilization. Okay, तो assertion region बनेगा, यहाँ से assertion region आएगा क्वेश्चन कि assertion is all the copulation do not lead to the fertilization and pregnancy. Reason: fertilization happens only if the ovum and sperm are transported simultaneously in the ampullary region. बिल्कुल सही है दोनों, assertion भी सही, reason इसका explanation ठीक है. पहले खा लो, नहीं पड़ा. स्पर्म कॉन्टैक्ट्स विथ जोना पैलिसिडा. स्पर्म किससे कॉन्टैक्ट करेगा? डैश से.
जोना पेलेसिडा से। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को चेंज करेगा। एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ब्लॉक द एंट्री ऑफ व्हाट, एडिशनल स्पर्म्स। स्पर्म कांटेक्ट करते हैं जोना पेलेसिडा से एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। मतलब जोना पेलेसिडा से वो कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोकना है, मतलब एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं होने पाए, है ना। फिर क्या बोलेंगे, पेलेसिडा। द सीक्रेशन ऑफ डैश हेल्प द स्पर्म टू एंटर द एग। तो सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, क्या करता है, उसके एडिशन क्या करता है, एंट्री को रोक है, स्पर्म की एंट्री में मदद करता है, मतलब ठीक। किसके थ्रू जाते हैं वो, जोना पेलेसिडा, ठीक है, वाया डैश जोना पेलेसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस कॉजेज द सेकेंड meiotic डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म द ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। इसकी वजह से, अब जो अंदर आया उसकी वजह से दिस कॉजेज द सेकेंड meiotic डिवीजन। अब हो रहा है मतलब meiotic डिवीजन कंप्लीट। सेकेंड meiotic डिवीजन किसका, सेकेंडरी oocyte का, जिससे क्या बनता है, एग बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। टर्न कंप्लीटेड। अब द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज एज टू मूव्स थ्रू द isthmus toward the uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomers। तो अपन क्या बोलेंगे, डैश बोलेंगे, ब्लास्टोमर्स। हाँ, तो डिप्लॉइड जाइगोट बाद में क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर 2, 4, 8, 16 सेल के ब्लास्टोमर्स बनेंगे। तो ब्लास्टोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर, क्या ना, ब्लास्टोमर बने, ठीक। अब ब्लास्टोमर के बाद क्या आ जाता है कहानी, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 blastomers is called morula। The embryo with 8 to 16 blastomers, the embryo with dash blastomers is called dash morula, BM blastomers का मोरिला। अब मोरिला फिर से डिवाइड होकर कंटिन्यू करता है एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट मतलब ट्रांसफॉर्म, मोरिला ट्रांसफॉर्म इनटू डैश, यानी पहले ब्लास्टोमर, फिर मोरिला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट, BMB, ठीक है। देन इन ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमर्स आर अरेंज्ड इनटू, ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर अरेंज होंगे किसमें, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, मतलब 2 पार्ट में, ट्रोफोब्लास्ट में। इन द ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमर्स आर अरेंज्ड इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। यस यस, हाँ, नहीं छोड़ के नहीं आए छोड़ के नहीं आए, पहले जाइगोट से बना ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर से बना मोरिला, हाँ ब्लास्टोमर से बना मोरिला। अब मोरिला से बना क्या, ब्लास्टोसिस्ट। इन ब्लास्टोसिस्ट, अब ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोसाइट होते, ब्लास्टोमर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो छोड़ के नहीं आए, वो बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट तो है, ब्लास्टोमर तो है ही। हाँ, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ इनर सेल मास। तो इसका डायग्राम है ब्लास्टोसिस्ट का, हाँ ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है अपना, देखने को मिल जाएगा यार, ये ब्लास्टोसिस्ट देखो साइड में डायग्राम बना है अपने पास, ये वाला जिसमें ब्लैक कलर का कलर भरा हुआ है और लिखा है नीचे ब्लास्टोसिस्ट। बाहर की तरफ सेल्स हैं
उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। मिला? आपके जब साइड में तो है। हाँ, और उसके नीचे अंदर की तरफ इनर सेल मास है। एक सेकंड, कहाँ पे बता रहे थे, एक बार और बता दें प्लीज उसका। ABCDF के बगल में। हाँ, एफ के बगल में ब्लास्टोसिस्ट। बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर से है वो ट्रोफोब्लास्ट है। हाँ, ब्लैक नहीं, जो सेल है वो ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ इनर सेल मास। येलो येलो कलर का। यस, ठीक है। ओके। तो ये अपने पास ब्लास्टोसिस्ट का अरेंजमेंट है। तो फाइनली अगर अपन ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे जायगोट, जायगोट के बाद मोरिला, ब्लास्टोमर, सॉरी, ब्लास्टोमर के बाद ब्लास्टोमर, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर में जो एम्ब्रियो में 6 to 8 मतलब 8 to 16 में आ जाएगा अपना मोरिला। बट अगर अपना बात सीधा देखें तो जायगोट के बाद ब्लास्टोमर के बाद ब्लास्टोसाइट्स। हाँ, लेकिन मोरिला बनते हैं पहले, मोरिला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर ब्लास्टोसाइट्स। हाँ, ब्लास्टोसाइट्स के बाद अपना ब्लास्टोमर। नहीं, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर दो तरीके से अरेंजमेंट होता है सेल का। ब्लास्टोसाइट्स के बाद अपना जाएगा, मतलब ब्लास्टोसाइट्स से बड़ा हो रहा है, मतलब मतलब ब्लास्टोमर बड़ा हो रहा है ब्लास्टोसाइट के फॉर्म में। ट्रोफोब्लास्ट और इनर, मतलब बस बता रहे कि ब्लास्टोसाइट है कैसा, हाँ, कितना बड़ा हो रहा है बस। हाँ, ये बता रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की अपन औकात बता रहे हैं कितनी बड़ा होता है वो। हाँ, बस। ठीक है, उसकी भी अलग ही वैल्यू है ना। अब चलते हैं अपन कहाँ, ये हो गया इनर सेल मास। क्या बोल रहा है क्या? नथिंग। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव नरिशमेंट टू इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट गिव मतलब अब यहाँ पर क्या करते हैं फंक्शन? ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? नरिशमेंट देता है किसको? इनर सेल मास को। यानी जो बेबी बनने वाला वो किससे बनेगा? इनर सेल मास से बनेगा। ठीक है। उसको नरिशमेंट कौन देगा? ट्रोफोब्लास्ट देगा। ठीक है। एंड इट गेट अटैच्ड टू, किससे अटैच हो जाएगा वो? डैश से। It gets attached to the endometrium, and now after the attachment uterine cells divide rapidly. After the attachment uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. So after the attachment uterine cell divide rapidly. How after attachment uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. Thus the blastocyst becomes embedded in the dash. And this is called dash. प्लांटेशन मतलब अपन ने क्या बोला? ट्रोफोब्लास्ट से बता दे यार एक बार प्लीज। inner cell mass get differentiated to 3 germ layer. इनर सेल मास कितने सेल जर्म लेयर बन जाएंगे? 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 लेयर्स, 3 लेयर दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला। भाई साहब, गैस्ट्रूला भी आ गया अपने। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। फॉर्म्स द एम्ब्रियो, ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट से अब एम्ब्रियो बनेगा, मतलब अभी तक तो बीच में से चल रहा था। ठीक है, खत्म। गैस्ट्रूला तक खत्म हो गई कहानी। तो फाइनल अपन जाइगोट से शुरू करके गए थे, और वो कहानी कहाँ तक जाती है? गैस्ट्रूला तक, है ना। गैस्ट्रूला, जो कहानी जाइगोट से शुरू होती है कहाँ तक जाती है? गैस्ट्रूला। ट्रोफोब्लास्ट का काम नरिशमेंट का है, और जो इनर सेल मास है वो कितने लेयर में बढ़ जाते हैं बाद में? एंडोमेट्रियम यूटेरस में तो इम्प्लांटेशन होगा, तो क्योंकि यूटेरस में तो बनेगा बच्चा ना। वो तो फॉलोपियन टिप में सिर्फ अपना वो हुआ है, और एम्बुलम उस पर ध्यान आ गया, उसमें वो हुआ इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, ओके, फिर उस पर वो ठीक है। नाउ प्रेगनेंसी in after implantation, finger like projection dash chronic villi.
finger like projection means dash. What finger like projection is? Chronic villi appears on the trophoblast. मतलब इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखने लगेंगे उस पर, ट्रोफोब्लास्ट उसको बोलेंगे क्रोनिक विलाई. दे आर इम्प्लांटेशन हो गया है, अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे. अच्छा. हाँ. एंड दीज आर द सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू. दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किससे कवर हो जाएगा? यूटेराइन टिश्यू से कवर हो जाएगा और मैटरनल ब्लड से कवर हो जाएगा. क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर द इंटरडिजिटेड. सबसे पहले क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर डैश टू फॉर्म डैश टू फॉर्म प्लेजेंटा. यानी प्लेजेंटा इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटेशन ऑफ क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू. यानी क्रोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? प्लेजेंटा बनाएंगे. हाँ, क्रोनियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई. ओके. Now, it is the structural and functional unit between the dash and dash. हाँ, placenta is connected to the embryo by dash. Placenta is connected to the embryo by dash cord. It transports substance to and to form from the substance. मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है सब्सटेंस की. कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड. कौन करता है ये? मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड मदद करता है. प्लेजेंटा का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना. नाउ भाई साहब, ना डायग्राम. अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स. ठीक है, तो डैश कर दो, इसको हटाओ. इसके बाद क्या लिखा है? यॉक तो पता ही है अपन को, एम्ब्रियो ठीक है, कैविटी ऑफ यूट्रस ठीक, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्वाइक्स ठीक है. यस, हाँ हो गया, इसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं है उसमें. एम्ब्रियो है, सिंपल सा योक सैक है और अम्बिलिकल कॉर्ड. योक सैक होता है तो एग के लिए. ऐसा कोई लिखा थ्योरी नहीं लिखा इसका योक सैक का. हाँ, बस डायग्राम बताया कि योक सैक होता है. एग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है योक और एक होता है क्या? प्रोटीन, है ना. और एक होता है यूक से ही बनता है बेबी. यूक से ही बनता है ना बेबी. वाइट वो वाला पार्ट, वाइट पार्ट होता है, उससे बनता है बेबी. ठीक, तो उससे यूक तो यहाँ पर इसलिए होगा कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए है, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं है उसका, है ना. थ्योरी में भी लिखा यूक के बारे में. चलो अब चलते हैं अपन कहाँ? फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा का. तो डैश फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा में क्या होगा? एक्ट एज ए डैश. बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर. सप्लाई डैश एंड डैश. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. कहाँ से? बैरियर करेगा ना. फीटस और मदर में बैरियर भी तो होना चाहिए. हाँ, फीटस और मदर, अरे भाई फीटस और मदर में सीधा कांटेक्ट नहीं होता, बीच में प्लेजेंटा होता है, इसका मतलब बैरियर है वो. फीटस का और मदर का सीधा कांटेक्ट नहीं है कोई पाइप से. बीच में कौन आएगा? प्लेजेंटा. तो बीच वाला है ना, इसलिए तो बैरियर बोलेंगे इसको. मतलब माँ ने कुछ भी लिया है तो डायरेक्ट फीटस में नहीं जाएगा, पहले प्लेजेंटा से होके गुजरेगा वो. प्लेजेंटा बस चेक करेगा पहले कि हाँ वो उसके जाने लायक है नहीं है. प्लेजेंटा बाहर नहीं निकलता, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकलता है. यस, जो बेबी होता है, बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा है. अम्बिलिकल कॉर्ड टिश्यू से जुड़ा रहेगा, एक टिश्यू है प्लेजेंटा एक, और प्लेजेंटा से जुड़ा रहेगा. प्लेजेंटा फिर माँ से जुड़ा रहेगा, है ना. तो बेबी के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकला ना, वो जो पाइप है वो बाहर निकलता है. यस, इसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है और इसके बारे में हो सकता है हो, पता नहीं मुझे, क्योंकि
इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें प्लेजेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा, निकलना है निकलने का, हाँ निकलता होगा क्योंकि अब हाई लेवल पे बढ़ रही थी। यस आई एम कन्विंस्ड। Yes, I convinced. Over. I agreed. Now removed. Oh भाई, remove CO2 and देवी जी, remove CO2 and remove dash and, मतलब डैश क्या जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा थ्योरी में, इसलिए मैंने बोला होगा, अदरवाइज तो निकलता होगा, तूने देखा है तो निकलता ही होगा। रिमूव डैश एंड डैश वेस्टेज, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज फ्रॉम फीटस, फीटस से मतलब वेस्ट को निकालना और उसकी तरफ न्यूट्रिशन पहुंचाना ना, हाँ ठीक है। एंड एक्ट एज, मैंने तो अभी देखा ही नहीं, मदर को देगा, मदर को, एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज अ एंडोक्राइन, और सीक्रेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक हाँ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, HPL ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन एंड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, भाई साहब सारे हार्मोन निकाले, एंड रिलैक्सेंट, और रिलैक्सेंट ओवेरी भी सीक्रेट करती है, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, चार, कितने हार्मोन निकल रहे हैं, 4 हार्मोन निकल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ऑस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन एंड रिलैक्सेंट, 5 हार्मोन सीक्रेटेड। During pregnancy, level of estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased in the maternal blood. They support the fetal growth and metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. तो किस किस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, किस किस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इनका बढ़ गया लेवल, किस किस का बढ़ गया, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ गया, ठीक है, कॉर्टिसोल का बढ़ा है, प्रोलैक्टिन का बढ़ा है और थायरॉक्सिन का बढ़ा है, इनके लेवल बढ़े हैं। अच्छा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मतलब लेवल ऑफ डैश, प्रोजेस्टेरॉन मतलब फिर से डैश, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन इंक्रीज, 5 हार्मोन के लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो गए। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ठीक है, लेकिन कॉर्टिसोल, हाँ कॉर्टिसोल देखना, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन 3 हार्मोन थोड़े अलग हैं, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, उसमें ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सेंट अलग थे, 3 अलग थे, इसमें 3 अलग हैं, 3 अलग हैं, इसमें 3 अलग हैं, 2 सेम है। नाउ दे सपोर्ट द फीटल, सपोर्ट करते हैं फीटल, ठीक है। द जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑर्गन्स, द स्टेम सेल्स इन द इनर सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑफ द ब्लड। तो डैश सेल्स हैव द कैपेसिटी,
ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। फॉर कैट्स कितने मंथ का होगा? 2। डॉग के लिए भी 2 एंड एलिफेंट के लिए 21 मंथ। ओके, क्लियर? क्या? हाँ, जर्म लेयर की वजह से, जर्म लेयर्स होती हैं जो अपनी बॉडी में 3 एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म, वो सारे टिश्यू उसी से बन रहे हैं अपने पास, है ना। जितने भी ऑर्गन है, सब टिश्यू है, सब उसी से बन रहे हैं, जर्म लेयर से 3 लेयर। और स्टेम सेल, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं, उनको स्टेम सेल बोलते हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं स्टेम सेल। उससे सारी बॉडी के ऑर्गन बन सकते हैं, है ना। तो स्टेम सेल्स में कैपेसिटी होती है सारे ऑर्गन बनाने की। जर्म लेयर बॉडी में जो 3 लेयर होती है जर्म लेयर अपने पास, एक तो एक्टोडर्म, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। तो इन 3 लेयर से ही सारे बॉडी के ऑर्गन डिफरेंशिएट होते हैं अलग अलग, है ना। तो उनके ओरिजिन अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के। ठीक है। नाउ चेंजेस इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो में, वो देखना है अपन को। सबसे पहला क्या बनता है? दिल। तो फर्स्ट मंथ के बाद क्या बन जाएगा? दिल। तो आफ्टर 1 मंथ डैश इज फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा? दिल बनेगा, दिल, है ना। देन सेकेंड मंथ में क्या होगा? लिम्स। मतलब देखो, दिल के बाद डायरेक्ट पैर बन जाते हैं, लिम्स बनेंगे, डिजिट्स बनेंगे, ठीक है। फिर 12 वीक यानी कि तीसरा महीना, 12 वीक मतलब तीसरा महीना, हाँ, 4 3 12, हाँ। 12 वीक के बाद तीसरा महीना के महीने में क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेजर ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स यानी कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन हो बनेंगे ना। तो लिम्स तो बनेंगे, साथ साथ क्या बनेगा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक, ये बन जाएंगे और मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे तो सारे। 5th मंथ, मतलब 4th मंथ नहीं कर रहा होता है, 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट। फिफ्थ मंथ में क्या होगा? फर्स्ट चलने फिरने लगेंगे थोड़ा सा, और हेयर आ जाएंगे हेड पर, है ना, बाल आ जाएंगे। देन 24 वीक मतलब 6 महीने के बाद बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, फाइन हेयर से कवर हो जाएगी बॉडी। आईलिड बनेगी सेपरेट, आँखों के बारे में जाएगा, और आई लैशेस भी बन जाएंगी। 24 वीक मतलब 6 मंथ ना, 6 4 24। एंड 9th मंथ में रेडी फॉर डिलीवरी, ऐसा पिज़्ज़ा बनता है ना, ऐसे बनता है। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो गया? हार्ट। सेकेंड मंथ में क्या हो गया? लिम्स एंड डिजिट। थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा? ऑर्गन्स। डिजिट क्या हो जाएगा? डिजिट वही उंगलियां, उंगलियों को छोटी छोटी वो हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, टार्सल, मेटाटार्सल। देन ड्यूरिंग द 15th मंथ, फिफ्थ मंथ फर्स्ट मूवमेंट होगा और हेयर्स आ जाएंगे हेड पर। 6th में पूरी बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, आई लैशेस, आई लिड्स बनेंगी। एंड 9th में पूरा रेडी। ओके, पार्चुलेशन, लैक्टेशन। व्हाट इज पार्चुलेशन? पार्चुलेशन मीन्स सिंपल गिविंग बर्थ टू यंग वन। पार्चुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इतने वो कट सब याद ही नहीं आएंगे फिलअप में। इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signals originating from what? The signals originating from fetus and placenta induce mild uterine contraction। मतलब जो सिग्नल आएंगे फीटस से, है ना, और प्लेजेंटा से, दोनों से,
प्लेजेंटा और फीटस दोनों सिग्नल आएंगे, वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे देखो, सिग्नल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फीटस एंड द प्लेजेंटा इंड्यूस द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसकी वजह से दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। किसका रिलीज होता है फिर, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से। और इसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, तो इट कॉजेज द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर से ऑक्सीडेशन और रिलीज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू लीडिंग टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस एंड थ्रू द बर्थ कैनाल। इट इज क्लियर और नॉट, बताना। पार्चुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। हाँ, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट ऑफ होती है और प्लेजेंटा बाहर निकलता है। प्लेजेंटा, हाँ प्लेजेंटा प्लेजेंटा बाहर एंड, निकलेगा। हाँ अच्छा, क्या बोलते हैं वो नहीं पढ़ा तूने, लेवर की 3 स्टेजेस। तो शिट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर, placenta and remnants of umbilical cord are expelled from the maternal body after parturition। लिखा तो है। yes, placenta and my myth is distracted। मतलब जो रेमेनेंट, मतलब कि प्लेजेंटा और प्लेजेंटा के अलावा बहुत अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमिनेंट और प्लेजेंटा जो है वो एक्सपेल्ड हो जाएंगे मैटरनल ब्लड से, मैटरनल बॉडी सॉरी, एंड पार्चुरेशन के बाद। एंड इसको अपन बोलेंगे, एंड इट्स कॉल्ड आफ्टर बर्थ। इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ कहते हैं। अच्छा, मतलब आफ्टर बर्थ भी होता है कुछ वही साहब, ठीक है। चलो, तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ इज रिमूवल ऑफ द प्लेजेंटा, यस। मेमोरी एंड ग्लैंड प्रोड्यूस लैक्टेशन होता है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट लाइन है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, येलो मिल्क, येलोइश मिल्क, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस होता है। येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड डैश, एंड इट कंटेंट सेवरल डैश। बहुत सिंपल है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ये चैप्टर अपना ओवर हो गया फाइनली। 3 डेज़ में हुआ ये, है ना, लेकिन कंप्लीट हो गया। अब इसके सारे क्वेश्चन बन गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से अपन नहीं लगाया और आ जाए, और ऐसा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने लगाया और आ जाए, और ऐसा भी नहीं होगा जो अपन को नहीं आएगा, ठीक। एवरीथिंग इज ओवर नाउ। अब चलते हैं कहाँ, ठीक है।